Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture 9. In previous lectures 6, 7 and 8 we have studied in detail about the series circuits. हमने series circuits से related बहुत से topics पढ़े थे. For example, हमने ये देखा था कि सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस टोटल कैसे फाइंड आउट की जाती है. उसके बाद हमने करंट की बात की थी इन सीरीज सर्किट. इन सीरीज सर्किट देयर इज़ ओनली वन करंट पाथ. सो सीरीज सर्किट में करंट इज़ ऑलवेज रिमेन सेम थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज. फिर हमने बात की थी एप्लीकेशंस ऑफ ओम्स लॉ इन सीरीज सर्किट. हमने डिफरेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे जिसमें हमने ओम्स लॉ को अप्लाई करके सर्किट को एनालाइज किया था, जिसमें हमने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की थी. फिर हमने बात की थी कि वोल्टेज सोर्सेज इन सीरीज सर्किट्स, कि अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स सीरीज़ में कनेक्ट हो तो टोटल इफेक्ट क्या आता है, टोटल वोल्टेज कैसे फाइंड आउट की जा सकती है. कि जब आपके पास वोल्टेज सोर्सेज सीरीज़ में लगी होंगी इन सेम डायरेक्शन तो आप उनको ऐड करेंगे. जब आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी होंगी वोल्टेज सोर्सेज तो आप उनको माइनस करके टोटल वोल्टेज सोर्स फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स है, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है KVL, हमने उसको स्टडी किया था. और KVL जो है ये सिर्फ और सिर्फ हम सीरीज सर्किट पे अप्लाई करते हैं, या अगर आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो उस सर्किट में जो सीरीज पार्ट होगा आप उस पर सिर्फ KVL अप्लाई कर सकते हैं. हम फिर VDR की बात की थी, वोल्टेज डिवाइडर रूल की, ये भी सिर्फ सीरीज सर्किट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं. फिर हमने पावर इन सीरीज सर्किट्स भी देखा था और हमने डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व किए थे रिलेटेड टू पावर इन सीरीज सर्किट, कि टोटल पावर सीरीज सर्किट में कैसे फाइंड आउट की जा सकती है. और उसके बाद हमने वोल्टेज मेजरमेंट सीरीज सर्किट में की थी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे फाइंड आउट होती है. लेक्चर 9 पैरेलल सर्किट्स. इस लेक्चर में हम पैरेलल सर्किट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और हम डिफरेंट पैरेलल सर्किट्स को एनालाइज करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल, कि रेजिस्टर्स को पैरेलली कैसे कनेक्ट किया जाता है. उसके बाद हम बात करेंगे वोल्टेज इन अ पैरेलल सर्किट क्या होती है. देन हम, जैसे कि हमने सीरीज सर्किट में KVL की बात की थी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की, सीरीज सर्किट में हमारे पास एक और लॉ है जिसको किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं. हम किरचॉफ्स करंट लॉ को देखेंगे कि ये क्या होता है. उसके बाद हम पैरेलल सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. फिर हम ओम्स लॉ को पैरेलल सर्किट पे अप्लाई करके वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. जैसे कि सीरीज सर्किट में हमने देखा था कि वोल्टेज सोर्सेज सीरीज़ में ऐड होते हैं, तो इसी तरह जो करंट सोर्सेज हैं वो पैरेलल में ऐड होते हैं. फिर हम करंट डिवाइडर रूल देखेंगे वो क्या होता है. और इसी तरह जैसे कि हम सीरीज सर्किट में पावर देख चुके हैं कि पावर किसकी इक्वल होती है, इस तरह हम टोटल पावर पैरेलल सर्किट में भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. और फिर कुछ पैरेलल सर्किट्स की एप्लीकेशंस की बात करेंगे. रेजिस्टर्स इन पैरेलल, फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है. व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल सर्किट ए में आप देख सकते हैं आपके पास एक पॉइंट ये है, इसको हम पॉइंट ए कह देते हैं, और एक पॉइंट ये है, इसको हम पॉइंट बी कह देते हैं. तो जब आपके पास टू रेजिस्टर्स इंडिविजुअली इन पॉइंट्स के दरमियान में लगी हों तो हम कह सकते हैं कि दे आर इन पैरेलल विद ईच अदर.
पैरेलल सर्किट प्रोवाइड्स मोर देन वन पाथ फॉर करंट। सीरीज सर्किट में हमने देखा था कि देयर इज ओनली वन करंट पाथ, बट इन पैरेलल देयर आर मोर देन वन करंट पाथ्स। Each current path is called a branch, and a parallel circuit is one that has more than one branch. For example, इस सर्किट में आप देखें तो आपके पास रेजिस्टर R1 और R2 they are in parallel with each other. Suppose सर्किट का टोटल करंट IT है। जब ये करंट इस नोड पे आएगा जो कि नोड A है, तो ये यहाँ पे डिवाइड होके करंट I1 और करंट I2 बनाएगा। इट मीन्स कि करंट टू ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है, और ये करंट दोबारा नोड B में एंटर होगा। I1 करंट और I2 नोड B में जब एंटर होंगे तो ये ऐड अप हो जाएंगे और दोबारा IT टोटल करंट बना देंगे। इसी तरह अगर आप और रेजिस्टर्स पैरेलल में ऐड करना शुरू कर दें, फॉर एग्जांपल आप R3 और R4 को ऐड कर दें, तब आप देख सकते हैं कि आपके पास देयर आर 5 कंपोनेंट्स विच आर पैरेलल विद ईच अदर। वोल्टेज सोर्स R1, R2, R3 एंड R4। यहाँ पे आपके पास जो बैटरी से करंट निकल रहा है दैट इज I टोटल, और ये इस नोड A पे आके डिवाइड होगा और R1 में से करंट I1 पास करेगा, R2 में से करंट R2 पास करेगा, R3 में से करंट I3 पास करेगा और R4 में से करंट I4 पास करेगा। अब ये जो आप ब्लू डॉट्स देख रहे हैं, ये एक्चुअली दीज पॉइंट्स आर इलेक्ट्रिकली सेम। इस तरह आप ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं, दिस 3 पॉइंट्स आर इलेक्ट्रिकली सेम। इट मीन्स कि आपके पास जितने भी रेजिस्टर्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट A से कनेक्टेड हैं, और इस साइड पे जितने भी रेजिस्टर्स हैं पॉइंट B पे, वो रेजिस्टर्स की दूसरी साइड जो है वो पॉइंट B के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल करंट नोड A से एंटर होता है और वो डिवाइड हो जाता है I1, I2, I3 और I4 में। इसी तरह ये चारों करंट्स ऐड होते हैं नोड B पे और दोबारा आपके पास टोटल करंट आ जाता है। There is a rule for identifying parallel circuit is as follow. It is a very important rule जिससे आपको पता चलता है कि आपका किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का कौन सा पोर्शन पैरेलल है और कौन सा पोर्शन सीरीज में है। If there is more than one current path between two separate points, and if the voltage between those 2 points also appears across each of the branch, then there is a parallel circuit between these 2 nodes. For example, मैं एक सर्किट बनाता हूँ। ये रजिस्टर R1 है, सपोज ये R2 है और ये R3 है, और ये आपके पास सोर्स वोल्टेज है। अब इस केस में आप देखें कि क्या R1, R2, R3 तीनों आपस में पैरेलल हैं? नो। आप देख सकते हैं कि आपके पास जो टोटल करंट है जो बैटरी से निकल रहा है दैट इज़ IT, और ये करंट इस नोड पे, इसको मैं नोड A कह देता हूँ, इस नोड पे आके डिवाइड होगा, यहाँ पे I2 बना देगा और यहाँ पे करंट I3 बन जाएगा। और अगेन ये दोनों करंट्स नोड B पे ऐड होके टोटल करंट बनाएंगे और बैटरी की नेगेटिव साइड से एंटर हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि नोड A और नोड B के दरमियान 2 रेजिस्टर्स R2 और R3 कनेक्टेड हैं।
ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और इनके क्रॉस वोल्टेज भी सेम होगी. वोल्टेज अक्रॉस R2 विल बी द सेम वोल्टेज एज वोल्टेज अक्रॉस R3. और ये दोनों जो हैं ये देन R1 के साथ सीरीज में हैं. वोल्टेज इन अ पैरेलल सर्किट. The voltage across any given branch of a parallel circuit is equal to the voltage across each of the other branches in parallel. ये आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं. जो ये रेजिस्टर है ये पॉइंट बी के साथ कनेक्टेड है लेफ्ट साइड से, ये रेजिस्टर पॉइंट सी के साथ कनेक्टेड है लेफ्ट साइड पे, और ये रेजिस्टर पॉइंट डी के साथ कनेक्टेड है लेफ्ट साइड पे. इसी तरह ये रजिस्टर राइट साइड पे पॉइंट जी के साथ कनेक्टेड है, ये रजिस्टर राइट साइड पे पॉइंट एफ के साथ कनेक्टेड है, और ये रजिस्टर राइट साइड पे पॉइंट ई के साथ कनेक्टेड है. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो पॉइंट्स हैं ए, बी, सी एंड डी, these points are electrically same. इसी तरह राइट साइड पे आपके पास जो पॉइंट है E, F, G and H, these are electrically same points. लेफ्ट साइड पे पॉइंट A भी इसी का पार्ट बनता है. So we can say that point A, B, C and D, these points are common. These 4 points are electrically same because ये चारों पॉइंट्स आपस में इंटर कनेक्टेड हैं. इसी तरह राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपके पास पॉइंट E, F, G, H, ये चारों पॉइंट्स इलेक्ट्रिकली सेम हैं. तो आप इस सर्किट को रीड्रा करके ऐसे भी बना सकते हैं. आप देख सकते हैं कि इस रजिस्टर को डायरेक्टली नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इस रजिस्टर को डायरेक्टली नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और इस रजिस्टर को डायरेक्टली नेगेटिव साइड के साथ कनेक्टेड किया गया है. और इसी तरह इन तीनों रजिस्टर्स को राइट साइड पे भी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया हुआ है. तो आप जब इनके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये तीनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल में रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज सेम होती है. तो आप जब वोल्ट मीटर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी आपके पास वोल्टेज V आएगी, यहाँ भी आपके पास वोल्टेज वही V आएगी, और यहाँ पे भी वोल्टेज आपके पास V. तीनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगी. सो हम कह सकते हैं कि पैरेलल सर्किट में voltage across each resistor is same but current changes. एक क्वेश्चन है, determine the voltage across each resistor in the following figure. ये आपके पास एक सर्किट है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कंपोनेंट्स हैं, और ये सब के सब आपस में पैरेलल है. R1 is in parallel with 20 volt source voltage, and this is parallel with R2, and this is parallel with R3, and this is parallel with R4, and this is parallel with R5. It means कि ये जितने भी components इस सर्किट में लगे हुए हैं they are all parallel with each other. तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डिटरमिन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इन द फॉलोइंग फिगर. तो जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि वोल्टेज पैरेलल सर्किट में सेम होती है, तो हम कह सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4 एंड दिस इज इक्वल टू V5. इन सब रजिस्टर्स की वोल्टेजेस सेम होंगी, और दिस इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज. तो इट मीन्स कि आपके पास जो V1 है दैट इज इक्वल टू 25, V2 है
वो भी 25 वोल्ट की इक्वल है, V3 भी आपके पास 25 वोल्ट की इक्वल है, V4 भी आपके पास 25 वोल्ट की इक्वल है, V5 भी आपके पास 25 वोल्ट के इक्वल है, V5 भी आपके पास 25 वोल्ट के इक्वल है। अब आप इस सर्किट में नोट कर सकते हैं कि आपके पास ये सारे पॉइंट्स इलेक्ट्रिकली सेम है, इसी तरह आपके पास ये वाले सारे पॉइंट्स इलेक्ट्रिकली सेम है। इट मीन्स कि आपके पास जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनकी एक साइड इस साइड से कनेक्टेड है, इन पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है, दूसरी साइड इन पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। एक और क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर हाउ मच वोल्टेज डज वोल्ट मीटर 1 इंडिकेट, वोल्ट मीटर 2 इंडिकेट। ये आपके पास एक सर्किट है, ये एक ट्रायंगल बनी हुई है आपके पास, और आप देख सकते हैं कि ये आपके पास वोल्ट मीटर 1 है और ये वोल्ट मीटर 2 है। तो हमने देखना है कि वोल्ट मीटर 1 के क्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है और वोल्ट मीटर 2 हमें कितनी वोल्टेज शो करेगा। तो V1 जो वोल्ट मीटर है वो एक्चुअली वोल्टेज शो कर रहा है अक्रॉस R1। एंड दिस क्वेश्चन अगेन अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर हाउ मच वोल्टेज डज वोल्ट मीटर 1 इंडिकेट, वोल्ट मीटर 2 इंडिकेट। ये एक सर्किट है हमारे पास, इसमें 50 वोल्ट की सोर्स वोल्टेज है, इसमें आपके पास एक R1 रजिस्टर है और एक R2 रजिस्टर है, और ये बज़ाहिर आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रही है। लेकिन अगर इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करूं तो आपके पास जो नई फॉर्म बन जाएगी इस सर्किट की, तो यहाँ पे आपको 50 वोल्ट्स गिवन है और ये आपके पास R1 रेजिस्टर है और ये आपके पास R2 रेजिस्टर है। तो जो वोल्ट मीटर 1 है वो R1 के क्रॉस कनेक्टेड है और जो वोल्ट मीटर 2 है वो R2 के क्रॉस कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं कि R1 और R2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो R1 के क्रॉस कितनी वोल्टेज है? 50 वोल्ट्स। तो R2 के क्रॉस भी वोल्टेज 50 वोल्ट्स ही होगी, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट इलेक्ट्रिकली सेम है। तो जो वोल्ट मीटर 1 है वो हमें वोल्टेज शो करेगा 50 वोल्ट और वोल्ट मीटर 2 जो है वो हमें वोल्टेज शो करेगा 50 वोल्ट, बिकॉज दे आर पैरेलल विद ईच अदर। किरचॉफ्स करंट लॉ, as we know that Kirchhoff's voltage law deals with voltages in a single closed path, Kirchhoff's current law applies to current in multiple paths. Kirchhoff's current law को एब्रीविएट किया जाता है KCL के साथ और इसको स्टेट किया जा सकता है like this: the sum of the currents into a node total current in is equal to the sum of the currents out of that node total current out। अगर आपके पास एक सर्किट है like this,
इट इज़ अ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट। तो हम बात करते हैं इस नोड की। जैसे सपोज आपके पास एक नोड ए है, तो जो करंट इस नोड में एंटर हो रहा होगा इसको मैं आई टी कह देता हूँ, और यहाँ जो करंट होगा इसको मैं आई वन कह देता हूँ, और यहाँ जो करंट होगा वो आई टू हो जाएगा। तो जो करंट आई टी में एंटर हो रहा है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लिविंग द नोड ए। तो दिस इज नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ। Node. What is node? A node or a junction is a point in a circuit where two or more components are connected. जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो, वो कंपोनेंट्स आपके पास रेजिस्टर्स भी हो सकते हैं, वो कंपोनेंट्स आपके पास कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं, वो कंपोनेंट्स आपके पास इंडक्टर्स भी हो सकती हैं। जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को आप एक ही पॉइंट पे अटैच करेंगे तो वो आपके पास एक नोड बन जाता है। और इन पैरेलल सर्किट अ नोड और जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर द पैरेलल ब्रांचेस कम टुगेदर। फॉर एग्जांपल इस फिगर में आप देखें कि आपके पास देयर आर टू नोड्स, दिस इज नोड ए एंड दिस इज नोड बी। अब जो बैटरी है वो टोटल करंट आई टी प्रोवाइड कर रही है, और जब ये टोटल करंट नोड ए में एंटर होगा तो आपके पास ये करंट डिवाइड हो जाएगा 3 ब्रांचेस में। एक आई वन बन जाएगा, दूसरा आई टू बन जाएगा, और तीसरा करंट आई थ्री बन जाएगा। और जब यही करंट इस नोड बी में एंटर होंगे जहाँ पे ये तीनों रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, तो ये तीनों करंट्स इस नोड में ऐड होंगे और ये दोबारा टोटल करंट आई टी बना देंगे जो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। तो नोड ए पे अगर हम केसीएल अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि नोड ए में जो करंट एंटर हो रहा है दैट इज़ आई टी, और नोड ए से जो करंट लीव कर रहे हैं वो आई वन, आई टू, आई थ्री, और इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आई टी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हम नोड बी की बात करते हैं। नोड बी में अब 3 करंट्स ऐड हो रहे हैं, आई वन, आई टू और आई थ्री, और ये तीनों करंट्स इस नोड में एंटर हो रहे हैं और एक ही करंट लीव कर रहा है विच इज़ आई टी। तो अगेन आपके पास नोड बी पे ये सेम इक्वेशन बन जाएगी। जनरलाइज्ड सर्किट नोड इलस्ट्रेटिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। अब केसीएल को हम मज़ीद एक और मेथड से इलस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास ये एक नोड है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास इस नोड में करंट आई इन वन थ्रू करंट आई इन एन तक एंटर हो रहे हैं, और इस नोड से करंट आई आउट वन थ्रू आई आउट एम तक करंट लीव कर रहे हैं। वेयर एन, ये आप देख सकते हैं, कैन बी एनी नंबर, एंड वेयर एम इज आल्सो इट कैन बी एनी नंबर, बट इट इज नॉट necessarily important that m is equal to n. तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू, अगर हम इसकी इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू KCL द करंट एंटरिंग इन अ नोड, द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इन अ नोड इज इक्वल to the sum of current leaving the node. I in 1, I in 2, I in 3 to I n तक करंट्स इस नोड में एंटर हो रहे हैं। इसी तरह I out 1, I out 2 to I out m तक करंट्स इस नोड को लीव कर रहे हैं। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू KCL, और जब आप इज इक्वल टू
के राइट साइड पे जो इक्वेशन है उसको इज़ इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो उनके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और आपके पास राइट साइड पे 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग एंड लीविंग द नोड इज इक्वल टू 0। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू KCL। द ब्रांच करंट्स आर शोन इन द सर्किट ऑफ फॉलोइंग फिगर। डिटरमिन द टोटल करंट एंटरिंग नोड A एंड द टोटल करंट लिविंग नोड B। अब आपके पास इस सर्किट में ये नोड A है और ये नोड B है और इसमें टोटल करंट IT एंटर हो रहा है और I1 हमें गिवन है 5 मिली एम्पेयर है और I2 हमें गिवन है 12 मिली एम्पेयर। इस सर्किट में हमें जो डाटा गिवन है दैट इज ओनली I1 विच इज इक्वल टू 5 मिली एम्पेयर एंड I2 विच इज इक्वल टू 12 मिली एम्पियर। At node A, by KCL हम लिख सकते हैं IT is equal to I1 plus I2। तो I1 की वैल्यू 5 पुट करें और I2 की वैल्यू 12 पुट करें तो आपके पास IT की वैल्यू आ जाएगी 17 मिली एम्पियर्स। इसी तरह हम नोड B की बात करते हैं। एट नोड B अगेन बाय KCL वी नो दैट again by KCL we know that I1 plus I2 is equal to IT। तो इस नोड में आप देख सकते हैं कि I1 करंट एंटर हो रहा है और I2 यहाँ से एंटर हो रहा है। तो अगेन आप इसमें I1 की वैल्यू 5 पुट करें, I2 की वैल्यू 12 पुट करें तो आपके पास ये आ जाएगा 17 मिली एम्पियर की इक्वल। The total current at node A is 17 milliampere and the total current at node B is also 17 milliampere। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो पॉजिटिव साइड से टोटल करंट लीव कर रहा है उतना ही करंट दोबारा नेगेटिव साइड से एंटर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बैटरी का लिविंग करंट और एंटरिंग करंट दे आर ऑलवेज सेम। एक और क्वेश्चन है डिटरमिन द करंट I2 थ्रू R2 इन द फॉलोइंग फिगर। ये आपके पास एक सर्किट है जिसमें आपके पास वोल्टेज सोर्स है एक और आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3। ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब आपको यहाँ पे टोटल करंट गिवन है विच इज़ 100 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हम डाटा लिखते हैं IT जो हमें गिवन है दैट इज़ 100 मिली एम्पियर और जो करंट R1 में से पास कर रहा है दैट इज़ I1 एंड इट इज़ इक्वल टू 30 मिली एम्पियर और जो करंट R2 में से पास कर रहा है दैट इज़ I2 एंड इट इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट दिस करंट। और जो करंट R3 में से पास कर रहा है दैट इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। तो बाय KCL we know that IT is equal to I1
प्लस I2 प्लस I3। हमें IT की वैल्यू गिवन है विच इज़ 100 मिली एम्पेयर, हम इसे पुट कर देते हैं। I1 की वैल्यू हमें गिवन है 30 मिली एम्पेयर, हम इसे पुट कर देते हैं। I2 हमने फाइंड आउट करना है विच इज़ द करंट थ्रू R2, और I3 की वैल्यू हमें गिवन है 20 मिली एम्पेयर। इसको आप जब रीअरेंज करेंगे तो 30 मिली एम्पेयर और 20 मिली एम्पेयर लेफ़्ट साइड पे आके 100 में से माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास I2 आ जाएगा 50 मिली एम्पियर्स। एक और क्वेश्चन है रिलेटेड टू KCL। यूज KCL to find the current measured by ammeter A3 and A5 in the following figure। आपके पास फाइव एमीटर्स हैं, A1, A2, A3, A4, A5। जो करंट A1 में से पास कर रहा है दैट इज़ 5 मिली एम्पेयर, जो करंट A2 में से पास कर रहा है दैट इज़ 1.5 मिली एम्पेयर, A3 में से कितना करंट पास कर रहा है हमने ये फाइंड आउट करना है। A4 में से 1 मिली एम्पेयर करंट पास कर रहा है, और A5 में से भी जितना करंट पास आउट कर रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो A1 में से जो करंट पास आउट कर रहा है दैट इज़ द टोटल करंट ऑफ द सर्किट, और A2 में से जो करंट पास कर रहा है दैट इज़ I1, दैट इज़ द करंट थ्रू R1। A3 में से जो करंट पास कर रहा है वो करंट है जो X नोड के बाद हमें मिलता है। A4 में से जो करंट पास कर रहा है दैट इज़ द करंट थ्रू R2, और A5 में से जो करंट पास कर रहा है दैट इज़ द करंट थ्रू R3। तो इसमें हमने करंट फाइंड आउट करना है जो मीटर A3 में से पास करेगा और जो मीटर A5 में से पास करेगा। एट नोड X अगर हम KCL अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि 5 मिली एम्पेयर करंट एंटर हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि 5 मिली एम्पेयर इज़ इक्वल टू जो इस नोड X से करंट लीव कर रहे हैं वो एक I1 है विच इज़ अ करंट थ्रू R1, एंड दूसरा जो मीटर एमीटर A3 में से पास कर रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। सो जब आप यहाँ पे I1 की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ 1.5 मिली एम्पेयर प्लस IA3। जब इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करेंगे तो आपके पास जो मीटर A3 में से करंट पास कर रहा है दैट विल बी इक्वल टू 5 मिली एम्पेयर माइनस 1.5 मिली एम्पेयर। सो IA3 इज इक्वल टू 3.5 मिली एम्पेयर। तो यहाँ से जो करंट आपके पास पास कर रहा है दैट इज 3.5 मिली एम्पेयर। नाउ एट नोड Y हम KCL अप्लाई करते हैं, तो नोड Y पे जब हम KCL अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी IA3 इज इक्वल टू I2 which is the current flowing through R2 plus IA5 which is the current flowing through meter A5। तो IA3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, I2 की वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ 1 मिली एम्पेयर। तो यहाँ से हम
IA5 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इट इज़ इक्वल टू IA3 माइनस I2। तो IA3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.5 मिली एम्पेयर माइनस I2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 मिली एम्पेयर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5 मिली एम्पेयर। सो जो मीटर है एमीटर A3 वो 3.5 मिली एम्पेयर करंट मेजर करेगा और जो मीटर A5 है वो 2.5 मिली एम्पेयर करंट मेजर करेगा। टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस, when resistors are connected in parallel the total resistance of the circuit decreases. The total resistance of a parallel circuit is always less than the value of the smallest resistor. For example, अगर आपके पास एक सर्किट है like this, यहाँ आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टर R1 है। तो जब आप इसमें करंट फाइंड आउट करेंगे तो एज वी नो बाय ओम्स लॉ IT इज इक्वल टू VS बाय R1। तो IT इज इक्वल टू I1 बिकॉज देयर इज ओनली वन करंट पाथ, तो जो टोटल करंट होगा वही R1 में से पास करेगा। सो IT इज इक्वल टू I1। अब जब आप इस सर्किट में एक और रेजिस्टर R2 को पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं, अब इस केस में आपके पास जो टोटल करंट है दैट इंक्लूड्स I1 एंड I2 बिकॉज आपके पास जो टोटल करंट है जो बैटरी प्रोड्यूस कर रही है वो इस नोड पे आके डिवाइड होगी और I1 और I2 करंट बनाएगी। तो इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि जब आपके पास पैरेलल में रेजिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है कम, जबकि करंट जो ये रेजिस्टर्स ड्रॉ करेंगे बैटरी से वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक रेजिस्टर 10 ओम का है और दूसरा रेजिस्टर 100 ओम का है और अगर आप इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी दैट विल बी लेस देन 10 ओम। तो जब पैरेलल में आपके पास रेजिस्टर्स कनेक्टेड हों तो जो सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टर होगा आपके जो टोटल आएगा पैरेलल सर्किट का वो सबसे कम वैल्यू रेजिस्टर के करीब करीब होगा। तो सीरीज़ में जब आप रेजिस्टर्स बढ़ाते हैं तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाती है और टोटल करंट कम होता जाता है। पैरेलल सर्किट में जब आप रेजिस्टर्स इंक्रीज करते हैं इन पैरेलल तो आपके पास रेजिस्टेंस कम होती जाती है और करंट ज़्यादा होता जाता है। अब हम बात करते हैं फार्मूला फॉर टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस। सपोज आपके पास n रेजिस्टर्स हैं जो पैरेलल कनेक्ट हैं, R1 R2 R3 to Rn, और इनमें से जो करंट पास कर रहा है वो I1 I2 I3 to In है। तो फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ वी नो दैट IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस In। As we know by Ohm's law, IT is equal to Vs by RT. I1 is equal to V1 by R1, and we know that V1 is equal to Vs क्योंकि रेजिस्टर्स आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड हैं
तो हर रजिस्टर के क्रॉस वही वोल्टेज होगी जो सोर्स वोल्टेज के अक्रॉस होगी। तो हम फिर लिख सकते हैं I1 is equal to Vs by R1, I2 is equal to Vs by R2 and In is equal to Vs by Rn। अगर राइट साइड पे हम Vs को फैक्टर्ड आउट करें तो आपके पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो Vs by Rt is equal to Vs I by R1, I by R2 and I by R1 हो जाएगा। ये Vs और ये Vs आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास IRT आ जाएगा। I by RT is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 and 1 by Rn। अगर इसको आप कंडक्टेंस की फॉर्म में लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं GT is equal to G1 plus G2 up to Gn। So we can say that Rt is equal to 1 by GT। तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन की मदद से आप पैरेलल सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B ऑफ द सर्किट इन द फॉलोइंग फिगर। हमने पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। हम इसको लिख सकते हैं G1 is equal to 1 by R1। सो जब इसमें आप R1 की वैल्यू पुट करेंगे और इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10 मिली सीमेंस, बिकॉज कंडक्टेंस की यूनिट सीमेंस होती है। इसी तरह जब आप G2 फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 by R2 इज इक्वल टू, जब 1 by 47 आप करेंगे तो आपके पास 21.3 मिली सीमेंस की इक्वल आ जाएगी G2 की वैल्यू। इसी तरह जब आप G3 फाइंड आउट करेंगे तो ये 1 by R3 की इक्वल होगा, और जब R3 की वैल्यू 22 ओम इसमें पुट करेंगे R3 की जगह और इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 45.5 मिली सीमेंस आ जाएगा। और टोटल कंडक्टेंस कितनी होगी इस सर्किट की? G1 प्लस G2 प्लस G3। तो G1, G2 और G3 की वैल्यूज़ ये वाली आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास GT आ जाएगा 76.8 मिली सेकेंड। और एज वी नो दैट RT इज इक्वल टू GT 1 by GT, और इसमें आप जब GT की वैल्यू पुट करेंगे 76.8 मिली सीमेंस और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 130 ओम। तो RT या इसको आप RA भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू 130 ओम। द केस ऑफ टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल, अगर आपके पास सपोज दो रेजिस्टर्स हैं which are connected in parallel, इसको मैं R1 कहता हूँ, इसको R2 कहता हूँ, तो आप इसका
आर टी कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। आर टी पैरेलल सर्किट में हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसका एलसीएम आप ले लें और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा R2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा R1, और जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास RT आ जाएगा R1 इंटू R2 R1 प्लस R2। तो आप देख सकते हैं कि जब आपके पास दो रेजिस्टर्स पैरेलल हों तो आप उसके RT को डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। So the total resistance for two resistors in parallel is equal to the product of two resistors divided by the sum of two resistors. The case of equal value resistors in parallel, अगर सपोज आपके पास इक्वल वैल्यू रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका RT एज वी नो दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन अप टू 1/Rn। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इक्वल वैल्यू रेजिस्टर्स की, तो इन सब रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम होगी, तो आप इसमें पुट कर सकते हैं 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R एंड अप टू 1/R, where n is the number of total resistance in parallel circuit। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में आपके पास सेम टर्म रिपीट हो रही है, तो आप इसको लिख सकते हैं n टाइम्स 1/R, जिसको फिर हम लिख सकते हैं 1/RT इज इक्वल टू n/R, और इसको अगर आप रीअरेंज करें तो RT इज इक्वल टू R/n बन जाएगा। तो अगर आपके पास इक्वल वैल्यू रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हों और आप RT फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी एक रेजिस्टर की वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास उस सर्किट का RT आ जाएगा। डिटर्मिनिंग एन अननोन पैरेलल रेजिस्टर, सपोज आपके पास एक सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इसको मैं RA कह देता हूं और इसको मैं RX कह देता हूं, और यहाँ पे जो आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रही होगी टोटल, दैट इज RT। तो अगर सपोज आपको RT भी पता है, आपको RA भी पता है, लेकिन आपको दूसरे रेजिस्टर की वैल्यू नहीं पता, RX की वैल्यू आपको नहीं पता, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम लिख सकते हैं कि 1/RT इज इक्वल टू 1/RA प्लस 1/RX, क्योंकि RT पैरेलल में फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है। इसको रीअरेंज करते हैं, RT इस सवेरे और इस RA को हम स्टेप ले आते हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा 1/RX। यहाँ आप इसका एलसीएम ले लें, ये आपके पास बन जाएगा RT इंटू RA, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा RA माइनस RT, दिस इज इक्वल टू 1/RX
आर एक्स, और आर एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आर टी इंटू आर ए, इसका इन्वर्स आप ले लेंगे तो ये आपके पास आर ए माइनस आर टी। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपको टोटल वैल्यू पता होती है रेजिस्टेंस की, आपको किसी एक रेजिस्टर की वैल्यू भी पता होती है और आपको दूसरे रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो फिर आप उसको इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस स्लाइड में आपको दो क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 8 ohm speakers are connected in parallel to the output of an amplifier. What is the total resistance across the output of the amplifier? यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हमारे पास कितने हैं? 4 रेजिस्टर की वैल्यू हमारे पास है 8 ohm। हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो आर टी इज इक्वल टू आर बाय एन। तो आर की वैल्यू आप 8 पुट करें, एन की वैल्यू 4 पुट करें तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम आ जाएगी। एक और क्वेश्चन है, सपोज दैट यू विश टू obtain a resistance as close to 150 as possible by combining 2 resistors in parallel। कि आप 150 रेजिस्टेंस अचीव करना चाहते हैं और आपके पास एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू 330 ओम है, तो दूसरे रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी कि आपके पास टोटल रेजिस्टेंस 150 आ जाए पैरेलल सर्किट में। फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ एक, आपको टोटल रेजिस्टेंस गिवन है 150 ओम, आपको इस रेजिस्टर की वैल्यू पता है, आपने इस रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको लिखते हैं 1 बाय आर टी इज इक्वल टू 1 बाय, अगर इसको मैं आर ए कह दूं और इस रजिस्टर को मैं आर एक्स कह दूं तो आर एक्स। तो 1 बाय आर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 1 बाय आर टी माइनस 1 बाय आर ए। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? एलसीएम आपके पास आ जाएगा आर टी इंटू आर ए। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा आर ए माइनस आर टी। तो आर ए की वैल्यू आपके पास 330 है और आर टी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 150 है। तो इस इक्वेशन में आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और इसको रीअरेंज करेंगे तो आर एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 275 ओम। नोटेशन फॉर पैरेलल रेजिस्टर्स। सपोज आपके पास एक सर्किट है जिसमें आपके पास रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये R1 है, सपोज ये R2 है, ये R3 है और ये R5 है। और इसके RT को फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा था कि 1 बाय RT इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4। इसको सॉल्व करके हमने RT फाइंड आउट किया था। लेकिन अगर इसको जस्ट इक्वेशन में बताना हो कि ये पैरेलल हैं या सीरीज़ में हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेट्स सी वो कैसे लिखते हैं। जब कभी भी आपके पास दो रेजिस्टर्स पैरेलल होंगे तो आपने उनको दो वर्टिकल लाइन से शो करना है। ये जो सिंबल है ये शो कर रहा है पैरेलल को, तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि आर टी इज इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू R3 पैरेलल टू R4।
इसी तरह अगर आपके पास सीरीज सर्किट हो, साथ साथ हम सीरीज सर्किट को भी देख लेते हैं कि उसके लिए क्या नोटेशन हम यूज़ करते हैं। अगर ये R1 है और ये R2 है तो सीरीज सर्किट में आप सिंपली इनको R1 प्लस R2 कहते हैं। सो जब रजिस्टर आपके पास पैरेलल में होंगे तो आप उनको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और जब सीरीज में होंगे तो आप उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ, जैसे कि हमने सीरीज सर्किट में ओम्स लॉ को अप्लाई करके सर्किट को एनालाइज किया था, इसी तरह हम पैरेलल सर्किट में भी ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल करंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी इन द फॉलोइंग सर्किट। तो हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, आई टी। इसमें जो डाटा हमें गिवन है वो वी एस हमें गिवन है, हमें R1 की वैल्यू गिवन है विच इज़ 100 किलो ओम, हमें R2 की वैल्यू गिवन है विच इज़ 56 किलो ओम। तो आई टी को हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ। आई टी इज इक्वल टू वी एस बाय आर टी। अब आर टी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर टी इज इक्वल टू R1 into R2 divided by R1 plus R2। हमने 2 रजिस्टर्स का स्पेशल केस का फार्मूला भी ड्राइव किया था, हम उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो इसमें जब आप R1 R2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास RT आ जाएगा 35.9 किलो ओम। और इस RT को आप जब इस फार्मूले में पुट करेंगे तो VS आपके पास 100 था, RT आपके पास 35.9 किलो ओम आ गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 2.79 मिली एम्पियर। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, डिटरमिन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इन द पैरेलल सर्किट ऑफ फॉलोइंग फिगर। इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं जो आपस में पैरेलल हैं। आपको 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स गिवन है, आपने हर रजिस्टर के से जितना करंट पास कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। I1, I2 और I3 हमने फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो बाय ओम्स लॉ I1 इज इक्वल टू VS बाय R1, I2 इज इक्वल टू VS बाय R2 एंड I3 इज इक्वल टू VS बाय R3। तो VS आप देख सकते हैं कि तीनों में सेम है। सेम इसलिए कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होती है, करंट डिवाइड हो रहा होता है। तो जब आप इसमें VS की वैल्यू 20 पुट करेंगे और R1 की वैल्यू 1 किलो ओम पुट करेंगे तो आपके पास I1 करंट आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। इसी तरह इस केस में आप VS की वैल्यू 20 पुट करेंगे, अगेन R2 की वैल्यू आप 2.2 किलो ओम पुट करेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 9.09 मिली एम्पियर। इस तरह I3 के लिए आप VS की वैल्यू अगेन 20 पुट करेंगे और R3 की वैल्यू 560 ओम पुट करेंगे तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 35.7 मिली एम्पियर्स। तो आपके पास I1 और I2 और I3 की वैल्यूज आ गई हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। अब इस क्वेश्चन में हमने वोल्टेज VS फाइंड आउट करनी है अक्रॉस द पैरेलल सर्किट।
Vs as we know is equal to IT into RT. IT हमें given है which is 10 मिली एम्पियर एंड RT is equal to, आपने इन तीनों को सॉल्व करना है तो पैरेलल में RT हम 1/RT करके फाइंड आउट करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस इक्वेशन में आप R1, R2, R3 की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 136 ओम। अब इस RT को आप यहाँ पुट कर दें और IT की वैल्यू आपके पास 10 मिली एम्पेयर है तो आपके पास Vs की वैल्यू आ जाएगी पहले हम IT की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, फिर हम RT की वैल्यू पुट करते हैं 136 ओम। इन दोनों के जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास Vs की वैल्यू आ जाएगी 1.36 वोल्ट। करंट सोर्सेज इन पैरेलल, जैसे कि हमने सीरीज सर्किट में बात की थी वोल्टेज सोर्सेज की, कि वोल्टेज सोर्सेज सीरीज सर्किट में ऐड हो रही होती हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगी और माइनस होंगी जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। इसी तरह आपके पास पैरेलल सर्किट में करंट सोर्सेज होते हैं जो कि ऐड या माइनस हो रही होती हैं जब उनकी डायरेक्शन सेम होती है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आप देखें कि आपके पास 3 करंट सोर्स हैं और तीनों की डायरेक्शन सेम है, तीनों में एरो की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो आप सिंपली इन तीनों को ऐड करके टोटल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे करंट सोर्स, इस करंट सोर्स का करंट 1 एम्पियर है, इस करंट सोर्स का करंट 2 एम्पियर है, इस करंट सोर्स का करंट 2 एम्पियर है, तो ये तीनों ऐड होके टोटल 5 एम्पियर करंट बना देंगे। सर्किट बी में आप देखें कि आपके पास इस करंट सोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इस करंट सोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है और इस करंट सोर्स की डायरेक्शन भी अपवर्ड है। तो आप क्या करेंगे कि आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो ये 2 एम्पियर और 2 एम्पियर ऐड होकर 4 एम्पियर बन जाएंगे और क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास टोटल करंट 3 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ एक और बात आपको मैं बताता चलूँ कि करंट सोर्सेज को हम पैरेलल में ऐड करते हैं, उनको हम सीरीज़ में ऐड नहीं कर सकते, और इसी तरह वोल्टेज सोर्सेज को हम सीरीज़ में ऐड करते हैं और उनको पैरेलल में ऐड नहीं कर सकते। करंट डिवाइडर्स, अ पैरेलल सर्किट acts as a current divider because the current entering the junction of a parallel branches divides up into several individual branch currents। अब इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल करंट T जो है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है और एक करंट I1 बन गया और दूसरा करंट I2 बन गया है। सो बाय KCL IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब हम करंट डिवाइडर फार्मूला को ड्राइव करते हैं। करंट डिवाइडर रूल को हम CDR भी कहते हैं। सपोज आपके पास एक सर्किट है जिसमें R1 से लेके Rn तक रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। As we know that Ix is equal to Vs by Rx, where Ix is the current flowing through the resistor Rx. We also know that Vs is equal to It into Rt। इस Vs की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें तो आपके पास Ix आ जाएगा It Rt डिवाइडेड बाय Rx के इक्वल,
और इसको अगर आप रीअरेंज करें तो आप इसको लिख सकते हैं RT बाय RX इंटू IT। तो ये जो फॉर्म आपके पास आ गई है, दिस इज नॉन एज जनरल फॉर्म ऑफ CDR। करंट डिवाइडर फार्मूला फॉर 2 ब्रांचेस। इस केस में आपके पास 2 रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर R1 में से करंट I1 पास कर रहा है, रजिस्टर R2 में से करंट I2 पास कर रहा है। एज वी नो द जनरल फॉर्म ऑफ CDR, IX इज इक्वल टू RT बाय RX इंटू I टोटल। और जब हम I1 करंट फाइंड आउट करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं RT बाय R1 इंटू IT। और इसी तरह जब हम I2 करंट फाइंड आउट करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं RT बाय R2 इंटू I टोटल। और इस सर्किट का जो RT है दैट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये RT की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, यहाँ और यहाँ पुट कर दें, तो आपके पास I1 की जो नई फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। इसमें R1 और ये R1 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो फाइनल फॉर्म आएगी वो R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू IT के इक्वल हो जाएगी। तो ये आपके पास I1 आ गया। इसी तरह आप I2 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ RT की वैल्यू पुट कर दें R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2 इंटू IT। तो ये R2 इस R2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास I2 की वैल्यू जो है वो R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 के इंटू IT के इक्वल हो जाएगी। तो ये आपके पास I1 की फॉर्म आ गई और ये आपके पास I2 की फॉर्म आ गई। अब आज इसमें नोट कर सकते हैं कि जब भी आपने ब्रांच 1 का करंट फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल आपने I1 फाइंड आउट करना है, तो आप इसके अपोजिट साइड पे जो रजिस्टर होगा, जो इस केस में R2 है, उसको ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय दोनों रजिस्टर्स को ऐड कर लेना है और टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर देना है जो इस नोड में एंटर हो रहा है। इसी तरह I2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि I2 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर R2। तो इस केस में R2 के अपोजिट जो रजिस्टर है R1, इसको यहाँ ऊपर रख देना है न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय दोनों का जो सम है उसको डिनोमिनेटर में रख देना है और इसको IT से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह आप डायरेक्टली I1 और I2 फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड I1 एंड I2 इन दी फॉलोइंग फिगर। अब इस फिगर में आपके पास दो रजिस्टर्स हैं R1 और R2, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और इसमें टोटल करंट एंटर हो रहा है 100 मिली एम्पेयर। तो इसमें हम I1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? I1 इज इक्वल टू, हमने ये करंट फाइंड आउट करना है जो R1 में से पास कर रहा है, तो इसके ऑपोजिट जो रजिस्टर है इसको हम न्यूमरेटर में रख देते हैं, डिवाइडेड बाय इन दोनों का जो सम होगा R1 प्लस R2, इसको डिनोमिनेटर में रख देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल करंट 100 मिली एम्पेयर से। R2 की वैल्यू आप इसमें पुट करें 47 ओम, डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू 100 ओम, R2 की वैल्यू 47 ओम और इसको 100 मिली एम्पेयर से आप मल्टीप्लाई कर दें
और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी 32 मिली एम्पियर। इसी तरह I2 को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। I2 इज इक्वल टू, I2 इज द करंट थ्रू दिस रजिस्टर R2, तो इसके अपोजिट R1 आ रहा है, तो R1 को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट 100 मिली एम्पियर। और इसमें अगेन आप R1 और R2 की वैल्यूज पुट करें, इसको सॉल्व करें तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 68 मिली एम्पियर। अब हम बात करते हैं पावर इन पैरेलल सर्किट के। पैरेलल सर्किट में पावर कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। जैसे कि हमने सीरीज सर्किट में देखा था कि टोटल पावर इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पावर्स ऑफ ईच रजिस्टर। तो पैरेलल में भी, पैरेलल सर्किट के केस में भी आप ऐसे कर सकते हैं कि आप हर रजिस्टर की अलग से पावर फाइंड आउट करें और उन सब पावर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल पावर आ जाएगी। और उसका जो फार्मूला बनता है दैट इज PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn। टोटल पावर को आप इन फार्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपको पैरेलल सर्किट में सोर्स वोल्टेज गिवन है और आपके पास टोटल करंट है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपके पास पैरेलल सर्किट में टोटल करंट गिवन है और टोटल रेजिस्टेंस गिवन है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह आपके पास पैरेलल सर्किट में वोल्टेज गिवन है और टोटल रेजिस्टेंस गिवन है तो आप फिर ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन है डिटरमिन द टोटल अमाउंट ऑफ पावर इन द पैरेलल सर्किट इन द फॉलोइंग फिगर। अब इस क्वेश्चन में आपके पास देयर आर 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3, ये तीनों आपस में पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड हैं। टोटल करंट आपको गिवन है विच इज़ 200 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले हम RT फाइंड आउट करते हैं। RT इज इक्वल टू, इसको अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एज वी नो दैट 1 बाई RT इज इक्वल टू 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। R1, R2, R3 की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और फिर इसके इन्वर्स लेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 11.1 ओम। अब हम टोटल पावर फाइंड आउट करते हैं एज वी नो दैट PT इज इक्वल टू IT स्क्वायर इंटू RT। तो IT स्क्वायर जो आपके पास है वो 200 मिली एम्पियर है इंटू RT आपके पास 11.1 ओम आ गया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास टोटल पावर आ जाएगी 444 मिली वाट। अब इस सर्किट में पावर हम एक और मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम हर रजिस्टर की पावर अलग से फाइंड आउट करते हैं और फिर इन सबको ऐड करेंगे तो वो टोटल पावर के इक्वल हो जाएगा। तो P1 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास R1 की वैल्यू तो है, हमारे पास यहाँ पे करंट या वोल्टेज की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो हम ऐसे करते हैं कि हम इस सर्किट में कि टोटल वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं और हमें पता है कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम होती है। तो टोटल वोल्टेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, VT इज इक्वल टू IT इंटू RT। IT आपके पास 200 मिली एम्पियर है, RT आपके पास 11.1 ओम है। जब आप इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो VT आपके पास आ जाएगा 2.22 वोल्ट। तो अब यहाँ से आप P1 कैलकुलेट कर सकते हैं। P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R1। P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R2। P3
V3 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R3, ये आपके पास V टोटल है। तीनों रेजिस्टर के क्रॉस क्योंकि सेम वोल्टेज है। हम जब VT की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और R1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी 72.5 मिली वाट। दिस इज द पावर इन रेजिस्टर R1। इसी तरह आप VT की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और R2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी 149 मिली वाट। सो दिस इज द पावर इन रेजिस्टर R2 एंड सिमिलरली आपके पास P3 की वैल्यू आ जाएगी 224 मिली वाट। तो जब आप इन तीनों पावर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल पावर आ जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3 के इक्वल, और इनको ऐड करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो अगेन 444 मिली वाट होगा। तो आप पावर को ऐसे फाइंड आउट करें इस फॉर्मूले से, इसको आप इस मेथड से फाइंड आउट करें, आपके पास दोनों मेथड्स में सेम पावर आएगी। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज रिलेटेड टू पैरेलल सर्किट। हमने KCL की बात की थी, which states current entering in a node is equal to current leaving a node। हमने टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस फाइंड आउट की थी और उसका फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, RT इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस अप टू 1 बाय Rn। फिर हमने बात की थी स्पेशल केस फॉर टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो हमने RT ये फाइंड आउट किया था कि RT इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू रेजिस्टर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू रेजिस्टर्स। फिर हमने बात की थी कि अगर हमारे पास n इक्वल वैल्यू रेजिस्टर्स हों तो उसकी RT कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो इक्वल होता है R बाय n के। अगर आपके पास पैरेलल में दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं और आपको टोटल रेजिस्टेंस पता है और एक रजिस्टर की वैल्यू पता है और दूसरे रजिस्टर की वैल्यू आपको नहीं पता, तो आप उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करके अननोन रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन पैरेलल सर्किट। फिर हमने बात की थी इन जनरल करंट डिवाइडर फार्मूला की, विच इज़ इक्वल टू IX इज इक्वल टू RT बाई RX इंटू IT। फिर हमने टू ब्रांच करंट डिवाइडर फार्मूला देखा था कि अगर आपके पास टू रजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो आप उनके लिए फार्मूला डायरेक्टली ये भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर टोटल पावर के लिए हमने फार्मूला देखा था कि PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn। दिस इज द समरी ऑफ पैरेलल सर्किट्स। पॉइंट 1 इज resistors in parallel are connected between 2 points। अगर आपके पास सपोज 3 रेजिस्टर्स हैं तो आप उनको पैरेलल ऐसे कनेक्ट करेंगे कि वो सिर्फ 2 पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड होंगे। दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। अगर रेजिस्टर्स इफ दे आर कनेक्टेड इन दिस मैनर they are known as parallel resistors। Point 2, a parallel combination has more than one path for current। अगर resistors आपके पास parallelly connected होंगे तो उनके पास currents के path भी ज़्यादा होंगे, जितनी branches होंगी उतने current paths होंगे। Point 3, the total parallel resistance is less than the lowest value resistor। अगर आपके पास पैरेलल में दो रेजिस्टर हैं, एक की वैल्यू 1 मेगा ओम है और एक की वैल्यू 1 ओम है, तो आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी दैट विल बी वेरी वेरी नियर टू 1 ओम। पॉइंट 4, the voltages across all branches of a parallel circuits are the same। पैरेलल सर्किट में वोल्टेजेस सेम होती हैं जबकि करंट्स डिफरेंट होती हैं।
पॉइंट नंबर 5, करंट सोर्सेज इन पैरेलल एट अलजेब्रिकली। जैसे कि सीरीज सर्किट में हमने देखा था कि वोल्टेज सोर्सेज अलजेब्रिकली ऐड हो रही होती हैं सीरीज में, तो करंट सोर्स पैरेलल में अलजेब्रिकली ऐड हो रही होती है। पॉइंट 6, किरचॉफ्स करंट लॉ हमने पढ़ा था। इट स्टेट दैट द सम ऑफ द करंट्स इनटू अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट आउट ऑफ द जंक्शन। पॉइंट 7, this is another way to state KCL. The algebraic sum of all the currents entering and leaving a junction is equal to 0. Point 8, a parallel circuit is a current divider, so called because the total current entering the junction of a parallel branches divides up into each of the branches. अगर आपके पास पैरेलल सर्किट में एक नोड में टोटल करंट एंटर हो रहा है तो वो टोटल करंट हर ब्रांच में डिवाइड हो जाता है पैरेलल सर्किट में। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 9, इफ ऑल ऑफ द ब्रांचेस ऑफ अ पैरेलल सर्किट हैव इक्वल रेजिस्टेंस द करंट थ्रू ऑल ऑफ द ब्रांचेस आर इक्वल। अगर आपके पास इक्वल वैल्यू रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में तो उन सब में से करंट भी सेम पास करेगा, बट वो टोटल करंट के इक्वल नहीं होगा। उन करंट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं CDR से। पॉइंट नंबर 10, द टोटल पावर इन अ पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट इज द सम ऑफ ऑल ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स ऑफ द रेजिस्टर्स मेकिंग अप द पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में टोटल पावर आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आप हर रेजिस्टर की पावर फाइंड आउट करते हैं, फिर उन सब पावर्स को आप ऐड करते हैं तो वो टोटल पावर के इक्वल आ जाता है। पॉइंट 11, द टोटल पावर फॉर अ पैरेलल सर्किट कैन बी कैलकुलेटेड विद द पावर फार्मूलाज। हमने पावर फार्मूलाज भी पढ़े हैं कि अगर आप डायरेक्टली टोटल पावर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। Point 12, if one of the branches of a parallel circuit is open, the total resistance increases and therefore the total current decreases. अगर आपके पास पैरेलल सर्किट में कोई एक ब्रांच भी ओपन हो जाती है या कोई एक रेजिस्टर भी डैमेज हो जाता है तो आपके पास टोटल करंट इंक्रीज हो जाता है और टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। तो हमने अभी डिटेल्ड समरी देखी थी पैरेलल सर्किट्स की और हमने पैरेलल सर्किट से रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में पैरेलल सर्किट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ताकि हमें पैरेलल सर्किट्स की अच्छे से अच्छी समझ आ जाए। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।